अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमने सीखा था कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए बॉडी के ऊपर, फिर ही बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और इक्विलिब्रियम में होगी। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में यह है कि जितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर उनका सम जीरो होना चाहिए, तो ये फिर बॉडी सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन ऑफ और इक्विलिब्रियम को। अब सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों आई वो देखिए, फर्स्ट कंडीशन से ही काम क्यों नहीं चला। फर्ज करें ये एक ब्लॉक है, तो इसके ऊपर यहाँ एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स यहाँ अप्लाई करते हैं। अब दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो फर्स्ट कंडीशन उनके ऊपर सेटिस्फाई होती है और ये इक्विलिब्रियम में भी है, मूव नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप फोर्सेस की जो लाइन है उनको शिफ्ट कर दें, फर्ज करें आप ये वाली जो फोर्स है वो यहाँ अप्लाई करते हैं इधर, और इस पे इधर अप्लाई करते हैं। अब देखें अब दोनों फोर्सेस फिर दोबारा फर्स्ट कंडीशन तो स्टिल सेटिस्फाई है उसके ऊपर, फर्स्ट कंडीशन स्टिल सेटिस्फाई है उसके ऊपर, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, लेकिन अब बॉडी टेंडेंसी रखती है रोटेट करने की। यानी इसी तरह जैसे ये है, यहाँ फोर्सेस जब लग रही थी तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही थी, यहाँ लगी तो वो रोटेट करने लग जाएगी। जब वो रोटेट करेगी डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा और ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। देखें ये मोमेंट आर बना इसके लिए ओ ए, और ओ बी इसके लिए मोमेंट आर बना। इस फोर्स की वजह से टॉर्क आया है, देखें क्लॉकवाइज, इस फोर्स की वजह से भी कैसे आया, क्लॉकवाइज। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन उनके टॉर्क्स जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है और रोटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो सेकंड कंडीशन की ज़रूरत फिर इसलिए आई कि जितने टॉर्क एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर उनका सम भी ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो बॉडी देन स्टिल इक्विलिब्रियम में होगी। अब इसकी एग्जांपल कि आप सीढ़ी दीवार के साथ लगाते हैं तो वो स्टेबल रहती है जब तक उसके ऊपर दोनों टॉर्क जो दीवार की ऊपर लगने वाली जो साइड है वहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता है और जो फर्श वाला वो दोनों टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट ना हो। और छत वाला जो पंखा होता है सीलिंग फैन, वो रोटेट करता है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं तब नहीं, जब वो एक स्पीड अटेन कर लेता है तब की बात कर रहा हूँ। एट कांस्टेंट स्पीड वो एक इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। अब इसको आपने लिखना कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको आपकी बुक से। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपने जो है ना वो डेफिनेशन लिखनी है, ये लास्ट 3 लाइन में लिखी हुई है, हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। आई बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो मैथमेटिकली है। उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी एक्सप्लेनेशन और आपने यहाँ आ जाना है। तो यहाँ उसने लिखा है कि फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो इंश्योर नहीं करती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया सिचुएशन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो फिर वो बात करेगा यहाँ फोर्सेस की, ये जो है ना आपने यहाँ तक लिखना है फोर्सेस के बारे में। तो ये डायग्राम पहले वाली बना देनी जो ये वाली बनाई है हमने। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो वो अलॉन्ग द सेम लाइन थी यहाँ पे, लेकिन जब हमने उनकी लोकेशन शिफ्ट की तो फिर क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेस। अब ये लिखने के बाद ये पैराग्राफ आपने यूसी डायग्राम बना देनी है ताकि पता चलेगा फोर्सेस की जो लोकेशन है वो शिफ्ट कर दी गई है। फिर इस सिचुएशन के अंदर बॉडी जो है ना इक्विलिब्रियम में नहीं है, हालांकि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की स्टिल सेटिस्फाई है, ये लिखा हुआ है। इसलिए हमें बॉडी जो है ना टेंडेंसी रखती है रोटेट करने की, तो ये सिचुएशन डिमांड करती है एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन की, इसलिए हम उसे सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फिर एग्जांपल में ये लिख दीजिएगा साइड बॉक्स में से, एंड पे हेडिंग दीजिएगा एग्जांपल, तो आपने वहाँ लिखना सीलिंग फैन रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड इज इन इक्विलिब्रियम एज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ये लॉन्ग में आया हुआ है वैसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे है ये हेडिंग के साथ। तो अब एज ए शॉर्ट भी तैयार करना है क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा का तो आपको बता दिया था मैंने पहले ही कि वो जो समेशन के लिए यूज़ करते हैं ग्रीक लेटर है। अब हम साथ एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है 4.6 वो देखते हैं। ये स्टेटमेंट देखें इसकी 4.6 एग्जांपल की, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर
is placed over a wedge at 0.5 meter from its one end. A force of 100 Newton is applied at one end of its edge near the wedge to keep it horizontal. Find the weight of the rod and reaction of the wedge. कह रहा एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है और उसको हम 0.5 एक एंड से 0.5 के मीटर के ऊपर वेज के ऊपर रखा हुआ है और फोर्स लगा रहे हैं इधर से 100 न्यूटन। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी W यहाँ पे G और ये वेट उसका डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे वेज के ऊपर रखा हुआ है तो नॉर्मल आएगा, अपवर्ड R। तो अब वो कहता है कि आप दो चीज़ें बताएं, जो वेट कितना है इस रॉड का, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है उस वेज के ऊपर से। देखें अब यहाँ पर जो ये वाला डिस्टेंस गिवन है डायग्राम के अंदर, OA वो 0.5 है, OG जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। OA देखिए AG और GB ये तो आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। AG और BG वो 0.75 यानी रॉड का आधा 1.5 मीटर था तो 0.75 हाफ हो गया, G से लेके B तक और G से लेके A तक। अब आपने क्या निकालना है OG, तो आप AG में से OA माइनस कर दो तो ये चीज़ रह जाएगी OG। देखें OG लिखा हुआ है AG माइनस AO, 0.75 माइनस 0.5 ये हटा दें, बाकी ये रह जाएगा 0.25। अब यहाँ देखें दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेट और नॉर्मल। अब पहले हम लगाएंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो होगी उसमें जितना टॉर्क एक्ट कर रहे हैं वो 0 होने चाहिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो क्या था, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब यहाँ टॉर्क 3 है, एक फोर्स F की वजह से और इसका मूवमेंट आर्म जो बनेगा वो OA बन जाएगा, वेट की वजह से उसका मूवमेंट आर्म OG बन जाएगा। R का मूवमेंट आर्म नहीं है तो इसलिए वो टॉर्क 0 है। तो आप दो ही टॉर्क लिखिए, फोर्स की वजह से और फोर्स का OA आ गया, और साथ में दूसरे वाला जो है वो देखें उसको माइनस के साथ लिखना होगा, क्योंकि ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज वाले को माइनस के साथ लिखेंगे G, और साथ में सॉरी W वेट की वजह से है, W मल्टीप्लाई बाय OG और इज इक्वल टू 0। अब फोर्स कितनी है हमारे पास 100, OA हमारे पास है जी 0.5 और माइनस वेट हमने फाइंड करना है, OG हमारे पास 0.25 है। ये मल्टीप्लाई करें, ये उधर जाके पूरा का पूरा ये प्लस का हो जाएगा, तो W इंटू 0.25 और ये बराबर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो W बराबर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 200 न्यूटन। ठीक है जी। अब आप लगाइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन नॉर्मल फाइंड करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, जितनी फोर्सेस हैं उनका सम 0 होना चाहिए, सिग्मा एफ इक्वल टू 0। अब फोर्सेस देखें, एक तो ये वाली फोर्स डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो जो अपवर्ड फोर्स है उसे पॉजिटिव रख लें, बाकी दोनों को नेगेटिव रख दें। आर अपवर्ड है पॉजिटिव, एफ डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है 0। तो आर हमने जो है फाइंड करना है, एफ हमारे पास 100 है, वेट हमारे पास ऑलरेडी आ गया 200, तो ये 300 हो जाएगा और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 300 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो ये डायग्राम इसमें मस्ट है, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगी सॉल्यूशन के अंदर। विदाउट डायग्राम जो है ना इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये कर लीजिएगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया आपका स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो कल डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई बात ना समझ आए तो लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।